सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले दो वीडियो में इस टॉपिक पे अपलोड कर चुका था। अपना टॉपिक था इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें अपन देख चुके थे कि पृथ्वी की भूगर्भिक जानकारी का अध्ययन किया जाना क्यों आवश्यक है एवं उसके भूगर्भिक जानकारी के क्यों आवश्यक है, ये देख चुके थे। इसके जानकारी के स्रोत अपन देख चुके थे। इसके अलावा अपन आधुनिक मत मतलब मॉडर्न जो इसका क्या चल रहा है कि कितने भागों में बांटा गया है, जो कि ये वाला डायग्राम है, एनसीईआरटी का सेम डायग्राम है इसमें दिया हुआ। तो मॉडर्न इसका अभिनव मत क्या है, आधुनिक मत क्या है, उसके आधार पर अपन ने तीन भागों में बांटा था, क्रस्ट, मेंटल एवं कोर। इसमें ध्यान रखने की चीज ये भी बताई थी कि ये लिक्विड में है। और लिथोस्फीयर का मैंने बताया था आपको। एक शॉर्ट में मेन चीज में वापस बता देता हूँ। 2900 बाहरी क्रूड किसमें, लिक्विड में। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, जो कि क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल से बनी हुई होती है, क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल। अब लिथोस्फीयर की जो गहराई थी उस पर एक कमेंट कल आया था कि सर 100 किलोमीटर, लेकिन आप देखोगे एनसीईआरटी में 10 से 200 किलोमीटर तक की गहराई किसकी बताई गई है, लिथोस्फीयर की। तो आप प्राथमिक तौर पर इसको प्रेफरेंस बिल्कुल देना चाहिए, ऑप्शन में आए तो आपको यही करना है, क्योंकि ऐसे दोनों आपस में विरोधाभास वाले ऑप्शन नहीं आएंगे कि ये भी आ जाए और किसी के 100 किलोमीटर भी आ जाए, वो नहीं आएंगे। ऐसे प्रश्न लगभग 100% डिलीट ही होते हैं। तो अब इससे आगे अपन बढ़ते से पहले जो पिछले दो वीडियो थे उसमें से ही लगभग आप स्कूल लेक्चर का पेपर देखोगे तो उसमें से हर साल जो मैंने करवाया उसमें से एक प्रश्न आया ही है। जो पिछले दो वीडियो है उसमें से जो टॉपिक है, ये दो माफ कीजिए, एक प्रश्न आया है। तो उससे पहले की एक वैकेंसी है उसमें दो प्रश्न आए थे, लेकिन एक डिलीट हो गया था। अब आप देखिए ये प्रश्न, उसमें दुर्बलता मंडल पृथ्वी की किस आंतरिक परत का हिस्सा है। ये भी पहला वाला दूसरा वीडियो था, उसमें अपन डिस्कस कर चुके थे। दुर्बलता मंडल मतलब एस्थेनोस्फीयर। दुर्बलता मंडल को क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फीयर। ये 2022 का प्रश्न है, एस्थेनोस्फीयर, जिसका अर्थ क्या होता है, दुर्बल। और ये पृथ्वी के नीचे 400 किलोमीटर की गहराई पे जेली के तरह होते हैं, और यहीं से क्या होता है, ज्वालामुखी का उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार ये मैं समझा चुका था। एस्थेनोस्फीयर 400 किलोमीटर की गहराई तक। अब आप इसको, वो पहला वाला चित्र था उसमें देख सकते हो, ये वाला, इसमें आप देख लो ये 400 किलोमीटर। इसमें आप देखिए मेंटल कहाँ से कहाँ तक है, 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक की गहराई को क्या कहा गया है, मेंटल। अब मेंटल का भागी क्या है, 100 से 2900 तक मेंटल है, तो 400 कहाँ तक आ रहा है, मेंटल के अंदर ही आ रहा है। मतलब दुर्बलता मंडल किसका हिस्सा है, मेंटल का हिस्सा है, जो आप इजीली सही कर सकते हो उसमें। देखिए इसमें ऑप्शन ए है भूपर्पटी, जो कि नहीं हो सकता। आंतरिक करोड़ नहीं हो सकता। बाह्य करोड़ नहीं हो सकता। ये किसका हिस्सा है, इसका आंसर था मेंटल। अब दूसरा प्रश्न देखिए आप, मोहरोविसिक असातत्यता किसको पृथक करती है। अपन पढ़ चुके थे असंबद्धता परत, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी लेयर, डिसकंटिन्यूटी लेयर। अब जो टेक्निकल टर्म्स है कुछ ऐसी, वो बिल्कुल साइड में इंग्लिश में भी, ताकि कोई अंग्रेजी माध्यम का हो तो उसको एक पता लगे। बाकी हिंदी समझ में आ जाती है, लेकिन मेन वर्ड होता है तो वो इंग्लिश में भी अपन देखते चलेंगे थोड़ा। असंबद्धता परत मतलब डिसकंटिन्यूटी लेयर। तो इसमें आया है कि मोहरोविसिक असातत्यता किसको पृथक करती है। तो असंबद्धता परत का मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में पी व एस वेव के द्वारा, भूकंपीय तरंगों के द्वारा ये अनुमान लगाए जाते हैं कि उनके द्वारा जो इसकी गति है उसमें अचानक कहाँ पे परिवर्तन आ जाता है, जिससे पता लगता है कि घनत्व में कहाँ पे वृद्धि हो रही है, कहाँ पे घनत्व में कमी आ रही है। तो जहाँ पे अचानक घनत्व में वृद्धि हो जाती है या परिवर्तन आ जाता है, उस परत को क्या कहा जाता है, असंबद्धता परत। उस असंबद्धता परत में अपन ने देखी थी कॉनरॉड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। जैसे कि आप इधर देखो वापस, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट की मैंने कौन सी बताई थी, कॉनरॉड। इसके दोनों के बीच में बताई थी कॉनरॉड। पिछला वीडियो जिसने नहीं देखा हो वो एक बार देख ले, कॉनरॉड। और फिर क्रस्ट एवं मेंटल, ऊपरी मेंटल के बीच में थी जो, वो कौन सी थी, मोहो।
और क्रस्ट को भी दो भागों में अपन ने बांटा था, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट। तो आप देखोगे कि क्रस्ट में ऊपर कौन सी आएगी, ऊपरी क्रस्ट, एवं उसके नीचे आएगी निचली क्रस्ट। अब आप देखो मोहो किसके बीच, कॉर्नर्ड किसके बीच में, ऊपरी क्रस्ट व निचली क्रस्ट के बीच में, एवं मोहो निचली क्रस्ट व मेंटल के बीच में। तो मोहो असातत्यता किसके बीच में है, निचली क्रस्ट एवं मेंटल। मेंटल में भी ऊपर कौन सा आएगा, ऊपरी मेंटल। अब ये डायरेक्ट यहाँ से समझ में नहीं आएगा, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इजी, बिल्कुल इजी है समझना ये। तो मोहरोविसिक असातत्यता किसको पृथक करती है, तो इसमें पहला ऑप्शन है मेंटल व बाह्य क्रोड को, तो ये संभव हो ही नहीं सकता। आंतरिक क्रोड व बाह्य क्रोड को, तो आंतरिक क्रोड व बाह्य क्रोड को कौन सी करती है, इसको कौन सी करती है, लेहमान करती है, तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। अब निचली भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल, ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मोहरोविसिक इसको करती है। अब ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल को कौन सी करती है, रेपेटी। अब मोहरोविसिक का आंसर क्या हो जाएगा, निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। अब तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं, मेंटल जिन सेलों से निर्मित है वह है, पहला ऑप्शन ए है एनीड्राइट, पेरिडोटाइट, हेलाइट एवं जिप्सम। तो आप इसमें ये अनुमान लगा सकते हो कि जिप्सम हो ही नहीं सकता, ये अनुमान लगा सकते हो क्योंकि जिप्सम का जो खनन किया जाता है अपन कहाँ से निकालते हैं, भूपर्पटी से ही निकाल पाते हैं। अब बाकी जो चट्टाने हैं, अब इस सवाल को देखें तो वास्तव में ये चट्टान का जो सवाल है उस विषय वस्तु से संबंधित है, लेकिन ये पृथ्वी की संरचना से भी संबंधित है। तो इसका जिक्र जो आप पढ़ोगे आगे, तो आधुनिक मत अपन पढ़ चुके थे, जो उससे पहले के आए हुए मत हैं, जो मैंने बताया था कि एक डॉली, स्वेस, जेफरीज, होम्स और वांडरग्राट, उसमें पढ़ेंगे, उसमें ये आ जाएगा, आपको आगे पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो अब अगले सवाल की तरफ अपन जाते हैं, ये आप एक बार छोड़िए, आगे आपको मिल जाएगा। अब भूपटल एवं अधः स्तर के बीच असातत्य कौन सी है। अब भूपटल मतलब क्रस्ट, अधः स्तर मतलब मेंटल, और क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी है, ये पढ़ी वो की वो, ये 2010 का आया जो वैकेंसी हुई उसका था। तो भूपटल व अधः स्तर के बीच में कौन सी है, मोहो, इसका आंसर मोहो हो गया। तो आप देखोगे कि जो वैकेंसी थी उसमें दो टाइप के ही प्रश्न आ रहे हैं, आधुनिक मत में क्रस्ट, मेंटल एवं कोर। इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, शॉर्ट में, इन शॉर्ट आप मतलब अच्छे से तैयारी कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें ध्यान रखने की चीज़ें यही है कि जो आधुनिक मत वाला है टोटल, कौन सा वाला, ये वाला, ये डायग्राम आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट आना चाहिए। इसमें डिसकंटिन्यूटी लेयर भी आप लिख लेना, ये अच्छे से बहुत आना चाहिए। तो आधुनिक मत प्लस डिसकंटिन्यूटी लेयर, उनसे ही लगभग पिछले अपनी वैकेंसी में जो सवाल आए हैं वो इससे ही आए हैं। इसके इधर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं, लेकिन पहला फोकस आपको इस पे करना है। अपन वापस दूसरी पेज पे जाते हैं, जो प्रश्न का ये है, इसमें आप ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, स्थल मंडल को इंग्लिश में क्या, लिथोस्फीयर, कई बार ये लिथोस्फीयर डायरेक्ट भी आ जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट वही लगाने हैं जो आप देखो कि कई जने क्या करेंगे कि खाली नोटबुक में भी स्थल मंडल ही लिखेंगे, लिथोस्फीयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि कई बार इंग्लिश में भी कोई साइड में लिखवा लेते हैं सर, तो वो आप लिखोगे नहीं, तो आगे जाके एग्जाम में लिथोस्फीयर हिंदी में भी आ जाता है और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पे फिर लगता है कि ये तो सुना ही नहीं, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। तो लिथोस्फीयर को वर्णित कौन करता है, अब देखो ऊपरी मेंटल व निचली ऊपरी व निचली मेंटल, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। भूपटल व ऊपरी मेंटल, भूपर्पटी व दुर्बलता मंडल का मिश्रित भाग, संपूर्ण भूपर्पटी व संपूर्ण मेंटल। अब आप वापस देखो जो पिछला चित्र था, अब यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर के नीचे क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी का ये चित्र भी, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, मतलब क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल का हिस्सा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर, जो 10 से 200 किलोमीटर तक होता है। अब इसमें देखो क्रस्ट व ऊपरी मेंटल का ऑप्शन कौन सा है, अब ये तो कट ही जाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसमें तो टोटल मेंटल ही दे रखा है। अब इसमें दुर्बलता मंडल दे रखा है, तो ये इसमें नहीं आएगा। संपूर्ण भूपर्पटी व संपूर्ण मेंटल दे रखा है, तो नहीं है, संपूर्ण मेंटल नहीं है, इसमें मेंटल आएगी केवल कौन सी, ऊपरी मेंटल,
तो जहाँ पे ऊपरी मेंटल है ये वाला ऑप्शन क्या कर देंगे अपन, राइट। तो आप थोड़े ऑप्शन एलिमिनेशन से जल्दी जल्दी प्रश्न अटेम्प्ट ना करें, थोड़ा पढ़ के और उसके बाद ही मार्किंग करें। उसके बाद अगला सवाल आप देखिए, गुटेनबर्ग विचार असातत्यता परत पाई जाती है। तो असातत्यता परत का आप जो क्रम देखोगे तो उस क्रम में है कॉनॉर्ड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमान। इसके पीछे असंबद्धता परत लिखना है, कॉनॉर्ड असंबद्धता परत, मोहो असंबद्धता परत। तो अपन को कौन सी पूछी है, गुटेनबर्ग विचार असंबद्धता परत। तो गुटेनबर्ग विचार असंबद्धता परत कहाँ पे पाई जाएगी, आप जो पिछली क्लास जिसने अच्छे से देखी होगी या फिर ये अच्छे से नोट्स वगैरह में लिखा होगा, याद किया होगा, तो उसके लिए बहुत ही इजी है। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता आप देखिए कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, तो ऊपरी मेंटल व निचली मेंटल के कौन सी होती है, रेपेटी होती है, ये नहीं हो सकता। निचली मेंटल व बाह्य क्रोड, तो निचली मेंटल व बाह्य क्रोड के ये आंसर हो जाएगा। आंतरिक क्रोड व बाह्य क्रोड में कौन सी होती है, लेहमान होती है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब पहला था निचली मेंटल व आंतरिक क्रोड। सॉरी, एक बार वापस देख लेते हैं अपन, ये ऑप्शन ऊपर चला गया, ये टाइपिंग में मैं भी सोच रहा हूँ 3 ऑप्शन कैसे आ गए। तो आप सबसे पहले देखिए गुटेनबर्ग विचार असातत्यता परत कहाँ पे पाई जाती है। तो साइड में समझने के लिए एक बार मैं चित्र बना लेता हूँ। ये क्रस्ट आ गया जिसमें ऊपरी एवं निचली क्रस्ट दोनों आ गए, ठीक है। ये ऊपरी मेंटल आ गया, ये एस्थेनोस्फीयर आ गया, फिर निचली मेंटल आ गया, फिर बाहरी या क्रोड आ गया, और ये फिर अंतरतम क्रोड आ गया, ठीक है। तो क्रस्ट के बीच में जो दोनों के बीच में होता है वो कौन सा है, कॉर्नोइड असंबद्धता परत, ये कॉर्नोइड वाली आ गई। उसके बाद यदि आप देखोगे तो क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में मोहो आ जाएगी। फिर इसके नीचे ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के बीच में आएगी वो कौन सी, रेपेटी। फिर निचली मेंटल एवं बाहरी क्रोड के बीच में आएगी वो कौन सी आएगी, गुटेनबर्ग। तो सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि निचली मेंटल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो निचली मेंटल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे भी है और यहाँ पे नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें देखोगे कि निचली मेंटल व आंतरिक क्रोड, तो आंतरिक क्रोड तो इधर है और निचली मेंटल इधर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखो निचली मेंटल और बाह्य क्रोड, तो निचली मेंटल व बाह्य क्रोड, इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। और ऊपरी मेंटल निचली मेंटल इसके बीच में कौन सी है, रेपेटी, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा। इसके अलावा यदि आप अगला प्रश्न देखें वो है लिथोस्फीयर की मोटाई कितनी है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल जो कि किससे बना होता है, जो कि बना होता है क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। अब इसकी मोटाई कितनी है, 10 से 200 किलोमीटर, जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। यदि ये ऑप्शन नहीं आए तो अलग बात है कि आप 100 कर दो कि 100 का ही ऑप्शन है, बाकी ये ऑप्शन आएगा ही, और दोनों आ गए तो 100% डिलीट होगा। अब आप अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की रासायनिक संरचना को सियोल सीमाता निफे में किसने वर्गीकृत किया। यह आपको थोड़ी देर में इसका आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर होगा एडवर्ड स्वेस। अब अपन वापस चलते हैं, ये मैंने कुछ प्रश्न करवाए हैं दोनों जो वीडियो थे उसके आधार पर। अपन आगे देखते हैं कि जो अपन ने आधुनिक मत पढ़ चुके थे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत पढ़ चुके थे, उस आधुनिक मत में ये बताया था कि 3 भागों में बांटा था पृथ्वी की संरचना को, क्रस्ट, मेंटल एवं कोर या क्रोड। अब जो पुराने मत थे, इससे पहले आधुनिक मत से पहले मत थे, वो दिए थे, एक तो स्वेस ने दिया था, एक डॉली ने दिया था, डॉली के बाद अपन देखेंगे जेफरीज ने दिया था, जेफरीज के बाद में देखेंगे तो होम्स, होम्स के बाद में अपन एक और पढ़ेंगे वान डर ग्रांट। सवाल यहाँ से आते नहीं है, लेकिन अक्सर आप टेस्ट वगैरह दोगे किसी भी कोचिंग्स के, तो इसमें यहाँ से एक का सवाल आ जाएगा। और वो सवाल किस टाइप में आएगा कि स्वेस ने कितने भागों में बांटा है,
शायद गहराई पूछ ले, घनत्व वगैरह के ज़्यादा आप उसमें लफड़ों में मत पड़ना, क्योंकि हर एक भूगर्भ वैज्ञानिक ने अलग दिया, आधुनिक मत के आधार पर अलग है। तो एक मोटा मोटा आपको ज्ञान होना चाहिए कि हाँ क्रस्ट में कम होगा, कोर में ज़्यादा होगा, ये चीज़ें जनरल ध्यान रखनी है, एक मोटा मोटा आइडिया, बाकी ज़्यादा इसमें आंकड़े याद करने का कोई काम नहीं है। तो प्रश्न आएगा तो सीधा यही आएगा कि एडवर्ड स्वेस ने कितने में बांटा, डॉली ने, जेफरीज ने, भूकंपीय तरंगों के आधार पर किसने बांटा, गहराई वगैरह पूछ सकते हैं, और कितनी परतों में बांटा, ये डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है। तो एक एक करके अपन देखेंगे। इसमें पीपीटी की व्यवस्था तो हो नहीं पाई, डायरेक्ट लिखा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट करना, वैसे ठीक ही लगेगा। अब आप सबसे पहले देखिए कि पृथ्वी की रासायनिक संगठन व परतों के बारे में किसने बताया है, एडवर्ड स्वेस ने बताया है। ये प्रश्न आए तो इसका आंसर आपको यही करना है। अब पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई के बारे में बाकी भी नॉलेज देते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन के बारे में बहुत अच्छे से एडवर्ड स्वेस ने बताया। अभी आप चित्र देख पा रहे होंगे, इस चित्र में आप ध्यान से देखिए कि ये ऊपर का ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, उसको बताया है कि भूपटल, मतलब कि सबसे ऊपर जो क्रस्ट है उसके ऊपर का भाग है वो किससे बना हुआ है, अवसाद या सेडिमेंट से बना हुआ है। अवसाद या सेडिमेंट क्या होता है, जो विभिन्न कालक्रम के दौरान जो जमा हो जाते हैं अवक्षेप वगैरह, चाहे किसी के दौरान हो, महाद्वीप निर्माण के कारण, महासागर निर्माण के दौरान, पर्वत के बनने की प्रक्रिया या नदी के अपर्दन के दौरान हो। तो भूपटल का जो ऊपरी ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो उसको क्या है, ऊपरी भाग इसने बताया है वो किससे बना हुआ है, सेडिमेंट से बना हुआ है। तो इसका गहराई व घनत्व क्या है, कम। ये किसके बारे में बता रही है, सबसे ऊपरी जो हरे कलर की है वो, उसके बारे में। इसका गहराई व घनत्व कम है, और ये बना हुआ किससे है, सिलिकेट से बना हुआ है, जो कि सिलिकॉन का टेट्राहाइड्रेट है, SiO4-4। तो ये सिलिकेट से बना हुआ है। तो इसके बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि ऊपर ही ऊपर सेडिमेंट है, और इस फिर सेडिमेंट अवसाद के नीचे जो परतें हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है सियोल, सीमा और निफे, आपको लगभग दिख ही रहा होगा। तो सियोल, सीमा एवं निफे। तो सियोल, सीमा एवं निफे को किसने बांटा, तो वो भी, उसका आंसर भी क्या होगा, एडवर्ड स्वेस। ये मैंने प्रश्न बताया, उसके अंत में एक प्रश्न था, अपन ने बोला था कि ये आगे मिल जाएगा, उसका आंसर यही है। तो सियोल, सीमा व निफे के बारे में कुछ छोटी छोटी जानकारी मैंने लिखी है, वो आप देख लेना। यदि आप चाहो तो एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह कोई ले तो एक बार क्या है आपको दिखेगा, नहीं तो क्लियर हो जाएगा। तो अब आप इसमें देखिए, सियोल में, सियोल किससे बना होता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है। इसमें चट्टानें होती है वो ग्रेनाइट चट्टानें, इसका औसत घनत्व 2.9। ये सब याद रखने की चीजें हैं, और मेन याद रखने का यही है कि स्वेस ने 3 भागों में बांटा, सियोल, सीमा व निफे। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये मैं आपको बता चुका था कि घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। अब ध्यान रखने की चीज, ये याद रखने की चीज यही है कि एडवर्ड स्वेस ने इसकी सियोल की गहराई है वो कहाँ तक बताई, 50 से 300 किलोमीटर तक बताई। इसमें अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है, और ग्रेनाइट कौन सी चट्टान में आती है, अम्लीय चट्टानों में ही आती है। और महाद्वीपों की रचना कौन से भाग से हुई है, सियोल से ही हुई है। अब इसमें दूसरा पार्ट आप देख रहे हो, ये पीले कलर के अंदर वाला, मतलब सियोल के अंदर। जैसे कि आप ऐसे देखो, 2D में नहीं समझ में आया तो आप 3D में देखो थोड़ा। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, यदि अपन इसको ऊपर जो नीले कलर की है इसको अपन क्या माने, अवसाद सेडिमेंट, और इसके अंदर यदि आप ये ब्लैक वाला मानो तो इसको क्या मान सकते हैं अपन, सियोल, फिर सीमा वगैरह ऐसे आप मान सकते हो। तो वापस इस पे आते हैं अपन। अब सीमा में क्या है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसमें कौन सी चट्टानें है, बेसॉल्ट, और बेसॉल्ट चट्टानें होती है वो क्षारकता का गुण रखती है। तो इसी सीमा में किसकी अधिकता पाई जाएगी, क्षारीय पदार्थों की अधिकता पाई जाएगी। और ज्वालामुखी उद्गार जो स्वेस ने माना है वो कहाँ से माना है, कि सीमा से ही ज्वालामुखी उद्गार होता है। और सीमा की गहराई बताइए 1000 से 2000 किलोमीटर। तो इसमें मोटी मोटी 3-4, हर एक में, सियोल में 4 पॉइंट है, सीमा में 4 पॉइंट है, और इसका घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसमें था 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि सियोल में सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। एक में ग्रेनाइट चट्टान है तो दूसरे में बेसॉल्ट। अब ग्रेनाइट अम्लीय प्रकृति की होती है, तो सीमा में जो अधिकता होगी वो सियोल में अधिकता होगी किसकी, अम्लीय प्रकृति की, और ये महाद्वीपों की रचना इससे हुई है। और यदि आप सीमा में देखोगे तो सीमा में
बेसॉल्ट चट्टान जो कि क्षारीय है तो क्षारीय की गुण धर्म ज्यादा होगा, औसत घनत्व वहां पे देख लेना, और ज्वालामुखी उद्गार यही से होता है। अब लास्ट अपने जो रहा है वो है इसमें निफे। अब निफे नाम से निकल प्लस फेरस, ये टोटल मिला के ये जो वर्ड है उनसे ये नाम दिए हैं, जैसे कि सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम तो ये बराबर सियोल, वैसे ये निकल प्लस फेरस मतलब निफे। तो ये कठोर धातु से बनी हुई होती है, और यहाँ पे घनत्व कितना है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे लोहे के कारण ही, निकल और फेरस क्या है, फेरस मतलब लोहा, तो लोहे के कारण ही यहाँ पे चुंबकीय जो पृथ्वी चुंबकत्व का गुण दिखाती है वो किसके कारण दिखाती है, इसी के कारण दिखाती है। नीफे में क्या है निकल प्लस फेरस, तो इसका घनत्व 11 और चुंबकत्व का गुण किससे होता है, इससे। प्रॉपर लैंग्वेज जरूर नहीं दी है इसमें, लेकिन आपको पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाएंगे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए पर्याप्त है इस तरीके के पॉइंट 2-4, तो वो आप ये याद कर लेना एक बार अच्छे से। अब अपन आगे चलते हैं, अपन ने स्वेस देख लिया, रासायनिक संगठन व प्रत्यय स्वेस ने बताई। अब नेक्स्ट जो अपनों को पढ़ना है वो है डॉली। डॉली ने 3 परतों में विभाजन किया। अब आपको वो डायरेक्ट सवाल आएंगे तो यहीं से आएंगे कि स्वेस ने कितनी परतें बताई, डॉली ने कितनी परतें बताई, जेफरीज ने कितनी। डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता है, या फिर कि कौन सी परत के नाम पूछ सकते हैं, या फिर उनके कोई विशेष याद रखने का गुण हो, जैसे कि अपन ने सियोल का देखा था कि 50 से इतने किलोमीटर तक, वो इतने इतने तक, तो ये पूछ सकते हैं। अब डॉली में आप देखो 3 परतों में विभाजित किया इसने, आप एक बार ये देख लो, फिर इसमें क्या है काट चाट वगैरह हो जाए तो। अब देखिए डॉली ने जो विभाजित किया है वो 3 परत में विभाजित किया, जिसमें घनत्व में क्या है विविधता। परतों में विभाजित ही इसलिए किया जाता है ताकि घनत्व में जो वेरिएशन आ रहा है, कहीं पे घनत्व ज्यादा है कहीं पे कम है, तो दोनों के बीच असमंजसता परत है उसको आपस में बांट दिया है। अब देखो डॉली ने 3 परत में, पहली परत का नाम दिया इसने बाहरी परत, दूसरे का मध्यवर्ती और तीसरे का केंद्रीय परत। अब देखो बाहरी परत किससे बनी है, वही उसमें था जो लिखा हुआ सिलिकेट पदार्थ, जिसकी मोटाई कितनी है 1000 मील, और 1 मील में किलोमीटर कितना होता है 1.6, तो टोटल किलोमीटर 1600 किलोमीटर। एवं इसका घनत्व कितना बताया है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पहली बाहरी परत, दूसरी मध्यवर्ती परत जो कि लोहे प्लस सिलिकेट का मिश्रण है, और ये कहाँ तक बताई गई है 800 किलोमीटर, 800 मील या 1280 किलोमीटर, और इसका घनत्व 4.5 से 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये पूछोगे कि क्या ये सब याद करना है, तो मैं यही कहूँगा नाम आप अच्छे से देख लो, स्वेस को अच्छे से देखो और ओम्स को अच्छे से देखो। बाकी मैं पूछ भी सकते हैं, लेकिन खाली परत परत कितनी है वो नाम देख लो। ये ज़्यादा फैक्ट याद करने का कोई काम नहीं है, बस ये 3 हैं और इनके नाम याद रखने की चीज़ें यही हैं, बस जानकारी के लिए लिखा है कि आपको एक बार समझ में आ जाए। अब केंद्रीय परत केवल लोहे की होगी और इसका घनत्व 11.6। अब जेफरीज में आप देख लो, जेफरीज ने भी 4 परतों में बांटा है। अब जो सबसे बाहरी परत है 4 परतों में बांटा है, मतलब आप ऐसे समझिए 3D वाला वो डायग्राम इमेजिन कर लो आप। सबसे ऊपरी परत है उसको प्रथम परत नाम दिया है, और वो बाहर की है सबसे, इसलिए इसको बाहरी परत भी बोला है। तो ये परतदार शैलों से माना है, मतलब परतदार चट्टाने हैं उनसे बनी हुई है। अब द्वितीय परत ग्रेनाइट से, और तृतीय मध्यवर्ती परत, तृतीय परत को क्या नाम दिया है मध्यवर्ती परत, ये थैचिलाइट या डायोराइट से बनी हुई है। तो ये चट्टानों के विभिन्न प्रकार है, उसके गुण के आधार पर चट्टानों को बांटा जाता है विभिन्न प्रकारों में, तो वही नाम है उसके थैचिलाइट या डायोराइट से बनी है। अब चतुर्थया सबसे निचली, मतलब लास्ट वाली सबसे निचली होगी, तो इसको चतुर्थया या फिर इसको निचली परत भी कहा जाता है। इसको देखिए डूनाइट, पेरिडोटाइड अथवा इक्लोजाइट चट्टान से बनी हुई होती है। तो थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा है कि पेरिडोटाइट है, वो अपने उसमें आया था कि मेंटल में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो आप ये देखिए पेरिडोटाइड ही इसमें नाम आ रहा है, तो और डायोराइट आ रहा है। तो ये चट्टानों के नाम है, ये चट्टानों में जो अपन विश्लेषण चट्टानों का एक इसमें भी है आपके सिलेबस में भी कि चट्टान टाइप है उसके अलग अलग, तो उसमें भी अपन आगे और देखेंगे। बाकी आप इसमें देखिए ये पेरिडोटाइड और डायोराइट। अब अगले पेज पे जाते हैं अपन। डॉली और जेफरीज और स्वेस तीनों अपन ने देख लिए। अब होम्स और वांडर ग्रांट। अब होम्स ने पृथ्वी की संरचना जो थी टोटल उसको 2 भागों में बांटा है। एक तो जनरली उसने बांटा है वो अलग है, और एक भूकंपीय तरंगों के आधार पर उसने जो ज्ञात करके बताया है वो अलग है। तो इसने जनरली 2 भागों में बांटा है, एक तो क्रस्ट में बांटा है और एक अध स्तर या सब स्ट्रेटम इसको नाम दिया है।
अब जो दोनों है, मैंने पहले भी बोला है कि हिंदी वाला भी ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश वाला भी ध्यान रखना है। तो अदर स्तर या सब स्ट्रेटम, तो क्रस्ट में क्या आएगा, इसने तुलना किससे की है, सियोल सीमा का बता रहा है, मतलब इसने तुलना किससे की है, स्वेस से। और स्वेस ने सियोल सीमा नीचे बताई थी, तो इसने बोला है कि होम्स ने कि दो भागों में बांटा है, एक तो क्रस्ट का और एक सब स्ट्रेटम का। तो क्रस्ट में उसने माना है सियोल, तो पूरा का पूरा ले लिया क्रस्ट में, और सीमा का ऊपरी भाग किस में आ जाएगा, क्रस्ट में। अब सीमा के ऊपरी भाग के बाद जो निचला भाग है, निचले भाग के नीचे भी, वो टोटल किस में आ जाएगा, क्रस्ट में। आप इस तरीके से समझिए। देखिए जैसे कि होम्स ने बताया है कि क्रस्ट और अदर स्तर या सब स्ट्रेटम। अब क्रस्ट में क्या क्या आएगा, सियोल आएगा, प्लस सीमा का जो ऊपरी भाग होगा ये तो पूरा आ जाएगा, और इसके अलावा सीमा का जो ऊपरी भाग होगा, मतलब ये यहाँ वाला, ये किस में आ जाएगा, क्रस्ट में। और सीमा का निचला भाग और इसके बाद वाला किस में आ जाएगा, अध स्तर या सब स्ट्रेटम में। बस नाम ध्यान रखना और समझने की जो चीज़ है वो ध्यान रखना। अब इसमें इंपॉर्टेंट बिल्कुल ये है, भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किसने बताया है, तो इसका आंसर क्या होगा, होम्स। अब होम्स ने 3 भागों में बांटा है, आप देख सकते हो, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, पायरोस्फीयर या को मिश्रित मंडल भी कहा है, और बैरीस्फीयर। अब याद रखने की ये चीजें हैं, भूकंपीय लहरों के आधार पर होम्स ने बांटा, और 3 में स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। तो इसकी गहराई बताइए, वो कहाँ तक बताई गई है, 100 किलोमीटर तक बताई है इसकी गहराई। और लिथोस्फीयर को बताया है, लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, वही, इसको 100 किलोमीटर तक बताया है। और चट्टान कौन सी बताई है इसमें, ग्रेनाइट। पायरोस्फीयर मतलब मिश्रित मंडल, इसको 100 से 2880 किलोमीटर तक बांटा है, और इसमें चट्टान कौन सी है, बेसॉल्ट। फिर बैरीस्फीयर रहा तो 2880 से केंद्र तक। अब केंद्र कितना है, एनसीईआरटी में अलग है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप देखो तो ये 6371 किलोमीटर, 70 या 78 जो भी हो। इन सवालों की आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसे सवाल लगभग नहीं आते कि विरोधाभास वाले उत्तर आए कि 70 हो कि 71 के, उसमें इतना दिया है कि उस सवाल में आप अपना कभी भी वक्त जाया ना करें। जो भी चीज़ दे फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि प्रश्न आएगा तो सीधा यहीं से आएगा कि भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसने बताई, होम्स ने। अब क्रस्ट व सब स्ट्रेटम के आधार पर किसने बांटा, तो होम्स ने, आप लिख लो। सब स्ट्रेटम में क्या क्या लिखा बताया उसने, वो पूछ सकते हैं। अब आप अगला देखोगे वांडर ग्रांट, तो वांडर ग्रांट ने गुटेनबर्ग व लिंक, ये भी 2 भूगर्भ विज्ञानी थे, इन्होंने जो प्रयोग किए थे, उस प्रयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा है। अब सीधा प्रश्न ऊपर ऊपर से पूछे गए तो ये पूछ सकते हैं कि वांडर ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कितनी परतें बताई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। अब 4 परत कौन कौन सी है वो आप देखिए, ऊपरी क्रस्ट, आंतरिक सिलिकेट तथा मेंटल, ये बिल्कुल याद रखने की चीज है, इसमें समझने का कोई है ही नहीं, बस वो समझने का था, वो किसका था, शुरू में अपन ने पढ़ा स्वेस, वो समझने का, या फिर होम्स में आपको सब सुने हुए लगेंगे। बाकी आप ये याद कर लो डायरेक्ट कि ऊपरी क्रस्ट है, आंतरिक सिलिकेट व मेंटल, सिलिकेट प्लस मिश्रित धातुओं की परत, और धातु केंद्र। ये भी देख लो आप, 60 किलोमीटर तक है, वो पहली है ऊपरी क्रस्ट, और आंतरिक सिलिकेट होता मेंटल कहाँ तक है, 60 से 1140, फिर सिलिकेट प्लस मिश्रित धातुओं की 1140 से 2900, और धातु केंद्र 2900 से केंद्र तक। अब इसके चारों के भी घनत्व दिए हुए हैं, तो चारों के घनत्व आपको नहीं देखने, आप ये देख लो, ऊपरी क्रस्ट का वांडर ग्रांट ने कितना बताया है, 2.75 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और धातु केंद्र का कितना, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर। इन दोनों क्या रहने दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अक्सर डायरेक्ट सवाल आएंगे, इसमें से काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक है, उसमें से सवाल आने की संभावना है, यहाँ तक पहुँचने की बिल्कुल संभावना होगी ही नहीं, और ऐसे सवाल आएंगे भी नहीं। बाकी आपने 2 के घनत्व देख लिए, वो भी खूब है। तो ये टॉपिक लगभग अपन ने देखा वो पूरा है। मैंने ये प्रश्न भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, दोनों डिस्कस कर चुके हैं प्रश्न भी। अब आप इसमें देखिए, पेरिडोटाइड अपन ने अभी देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिडोटाइड। कई बार ऐसे प्रश्न आएंगे कि आपने बस एक नाम सुना होगा और उसके अलावा बाकी कोई नहीं होगा, तो आपको वो करना ही है। बाकी ये अपन और चट्टान में अपन और देखेंगे ये सवाल।
तो ये पढ़ ही चुके हैं अपन। ये वांडर ग्रांट आप देख सकते हो साइड में, मैं एक बार हो जाता हूँ। तो वांडर ग्रांट ने जो 4 पर्वत बताई थी, आप उनके केवल नाम नाम देख लो और ये किलोमीटर वाला देख लो, 60 से 1140, 1140 से 2900 और 2900 से केंद्र तक। अब अपन जो पढ़ रहे थे इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी ये 3 भाग हो गई। पार्ट 1 को मैंने बता दिया अच्छे से। पार्ट 1 में अपन ने खाली जानकारी के स्रोत और उसके क्या क्या डिपेंड करता है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोतों की पूरी व्याख्या की थी। अब दूसरे में अपन ने देखा था आधुनिक मत देखा, और तीसरे में अपन ने आधुनिक मत के अलावा डिसकंटिन्यूटी लेयर वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो टोटल इसमें ही थी और इसमें थी। और इसमें से भी जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत है वो भी प्रश्न है, वो अपन कभी और वीडियो बनाएंगे तो उसमें प्रश्न और ऐड कर देंगे। उसके अलावा तीसरा पार्ट लिया, उसमें से जो पुराने भूगर्भ वैज्ञानिक थे, जिसमें डॉली, जेफरी, स्वेस और ये थे, चारों के 4-5 के अपन ने मत थे, वो देख लिए। तो अब आपको ये टोटल मिला के ये टॉपिक पूरा हो गया है, जिसमें से हर साल लगभग एक प्रश्न आता है। अब अगला जो टॉपिक अपन लेंगे इसके ऊपर, वो लेंगे भूकंप, और उसके बाद लेंगे ज्वालामुखी। भूकंप एवं ज्वालामुखी। अब ये तीनों टॉपिक एक बार हो जाएंगे, उसके बाद एक 50 एक प्रश्न का वीडियो, प्रश्न अच्छे से मतलब बना के 50 क्वेश्चन, और जैसे अभी करवाए अपन ने उस तरीके से तीनों टॉपिक के मिला के 50 क्वेश्चन एक साथ में मैं अपलोड कर दूंगा दोनों होने के बाद। बाकी प्रीवियस ईयर में बाद में ही कर दूंगा, इसके साथ साथ ही जो इस पेपर में आए हुए हैं। तो ये टॉपिक आपका पूरा हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। किस टॉपिक को लेके? भूकंप। धन्यवाद।